नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी देश की पूरी युवा पीढ़ी एक साथ खड़ी हो जाए तो नतीजा क्या हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि आज की जनरेशन सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझी हुई है, लेकिन इसी जनरेशन ने नेपाल जैसे देश में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री तक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू उस दिन एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। हजारों युवा, जिन्हें नेपाल में जजे कहा जाता है, स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे। हामी नेपाल नाम के एक संगठन की अगुवाई में ये भीड़ माइती घर मंडल से संसद भवन की ओर बढ़ रही थी। शुरुआत में सब शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने सीधा गोलियों से फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ रबर बुलेट नहीं, असली गोलियां। 19 लोग वहीं ढेर हो गए, 400 से ज्यादा घायल हुए और सबसे दर्दनाक बात, उनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। ये खबर जैसे ही फैली, नेपाल का गुस्सा सड़कों पर बहने लगा। काठमांडू से शुरू हुआ ये आंदोलन देखते ही देखते पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक तक फैल गया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर सवाल ये है कि इतना बड़ा विस्फोट क्यों हुआ? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही वजह थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल वजहें इससे कहीं गहरी थीं। सालों से जड़ें जमाए हुए करप्शन, नेताओं का नेपोटिज्म और शाही ठाठ बाट, तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की पूरी तरह से मिसगवर्नेंस। दोस्तों, नवंबर 2023 से ही नेपाल सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर लोकल रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रही थी। टिकटॉक जैसी चाइनीज कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन मेटा, गूगल, एक्स, ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों ने मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, सब पर बैन लगा दिया गया। युवाओं को लगा कि सरकार उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। सोशल मीडिया पर जस्ट नीपो किड्स और जस्ट नीपो बेबी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जिनमें आम जनता की मुश्किलों और नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी का फर्क दिखाया जाता था। सोचिए, एक तरफ आम नेपाली नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ज़्यादा है, हालत इतनी ख़राब कि हज़ारों लोग रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ पैसे कमाने के लिए मरने तक को तैयार हो गए। वहीं दूसरी ओर नेताओं के बच्चे महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं और डिज़ाइनर कपड़े शो ऑफ कर रहे थे। यही वजह थी कि जैसे ही सोशल मीडिया पर बैन लगा, गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। लोग कहने लगे, हमारे बच्चे ताबूतों में लौटते हैं और नेताओं के बच्चे गुच्छी के बैग्स लेकर। यहीं से आंदोलन ने बड़ा रूप लिया। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों तक हमला हुआ। यहाँ तक कि मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। वित्त मंत्री को तो लोगों ने सड़क पर घसीटकर जूतों से पीटा। हालात बिगड़ते देख पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, बैन वापस लिया गया, लेकिन गुस्सा इतना गहरा था कि लोग शांत नहीं हुए। आखिरकार 9 सितंबर की दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी कुर्सी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल की जनता अब सिर्फ इस्तीफों से संतुष्ट नहीं है, वो मांग कर रही है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की। एक ऐसा बदलाव जिससे भ्रष्ट नेताओं का खेल खत्म हो और देश सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, नेपाल की ये कहानी एक सबक है दुनिया की हर सरकार के लिए। अगर जनता की आवाज़ को दबाया गया, अगर असली मुद्दों से आंखें मूंद ली गईं, तो नतीजे हमेशा विस्फोटक ही होंगे। लोकतंत्र को बचाए रखने का असली रास्ता यही है कि जनता की तकलीफें सुनी जाएं और उन्हें हल करने की कोशिश की जाए, वरना हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि उन्हें संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को फिर से मोनार्की की ओर जाना चाहिए या लोकतंत्र को मजबूत करने का मौका देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।